नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। 1997 में आई थी ये किताब और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो जैसे एक क्लासिक बन गई है। हाँ बिल्कुल, लगभग हर कोई जिसने थोड़ा भी पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट लिया है उसने इसका नाम जरूर सुना होगा या शायद पढ़ी भी होगी। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कियोसाकी अपने दो पिताओं के बिल्कुल अलग, मतलब एकदम विपरीत आर्थिक नजरियों की तुलना करते हैं। हाँ, एक उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो काफी पढ़े लिखे थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे, पर पैसों को लेकर हमेशा थोड़े परेशान से रहते थे। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल भी शायद पूरा नहीं किया, पर एक कामयाब बिजनेसमैन बने, काफी अमीर। बिल्कुल, और इसी कॉन्ट्रास्ट से पूरी किताब की नींव रखी गई है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के उस गहरे संदेश को समझें। संदेश ये कि पैसा कमाना या डिग्री लेना ही सब कुछ नहीं है। सही बात है। किताब कहती है कि आपकी वित्तीय समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, और पैसे को लेकर आपकी सोच, आपका माइंडसेट, वो तय करता है कि आप आर्थिक रूप से सफल होंगे या नहीं। और यही वो बुनियादी फर्क आता है जो आपने शुरू में बताया। पुअर डैड की सलाह क्या थी? बेटा स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढ लो, है ना? ये पारंपरिक सोच। हाँ बिल्कुल, वही सिक्योर जॉब, पेंशन वगैरह। जबकि रिच डैड का मंत्र एकदम अलग था। वो कहते थे पैसे की चाल समझो, ये देखो कि पैसा काम कैसे करता है। और सबसे जरूरी बात, संपत्ति मतलब एसेट्स बनाओ, देनदारियां नहीं। और ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। बिल्कुल, यही यही किताब का निचोड़ है, उसका सार है। ये एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसा इंतजाम करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। और इसके लिए निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम बहुत जरूरी है। रेंटल इनकम, डिविडेंड्स, बिजनेस प्रॉफिट्स, जो आपके सीधे समय दिए बिना आए, यही वित्तीय आजादी की कुंजी है, ऐसा कियोसाकी मानते हैं। तो इसमें कुछ खास बातें, कुछ मुख्य सीखें क्या हैं जिन पर किताब जोर देती है? शायद सबसे पहली और बुनियादी चीज है संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारियों यानी लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। हाँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल है। सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, पर कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। और मजे की बात यह है, वो कहते हैं कि जिसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जैसे अपना घर, हाँ, रहने वाला घर, वो असल में हमारी सबसे बड़ी देनदारी, लायबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। अगर वो लगातार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, जैसे लोन की किश्तें जा रही हैं, मेंटेनेंस का खर्चा है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वो पैसा ला नहीं रहा, ले जा रहा है। तो संपत्ति क्या हुई फिर? संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने किराए पर दी है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिल रहा है, या कोई साइड बिजनेस जिससे इनकम हो रही है। और लायबिलिटीज, वो पैसा निकालती हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्जा, बड़ा महंगा घर जिसकी किश्तें भारी हों। हाँ, और दिक्कत ये होती है कि जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है, वो अक्सर अपनी लायबिलिटीज बढ़ा लेते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे शौक, वो एसेट बनाने पर उतना ध्यान नहीं देते। ये एक तरह का ट्रैप है शायद। बिल्कुल। कियोसाकी से चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। कमाओ, खर्चा करो, फिर और कमाओ और खर्चा करो, इसी चक्कर में फंसे रहना, जबकि फोकस होना चाहिए एसेट बनाने पर। और इसी से जुड़ा उनका एक और पॉइंट है, अपने काम से काम रखो या माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ अपनी नौकरी या पेशे से नहीं है। वो कहते हैं नौकरी तो ठीक है, वो आपके बिल भरती है, पर असली बिजनेस आपका अपना एसेट कॉलम है। अच्छा, मतलब अपनी संपत्ति बनाने पर फोकस करना। हाँ, अपने एसेट कॉलम में लगातार निवेश करना, उसे बढ़ाना। आपकी नौकरी आपके बॉस का बिजनेस है, आपका बिजनेस आपके एसेट्स है। ये सोच का फर्क है। इसमें और क्या जरूरी बातें हैं जिन पे किताब ध्यान दिलाती है? आपने पैसिव इनकम की बात की, एसेट्स की बात की। हाँ, दो और चीजें हैं। एक तो है टैक्स और कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग कैसे कानूनी तरीकों से कॉरपोरेट स्ट्रक्चर वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स देनदारी कम करते हैं। अच्छा, ये वो तरीके हैं जो शायद आम नौकरी पेशा आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाता या जानता नहीं है। हाँ, क्योंकि नियमों का फायदा अक्सर बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिलता है। ये एक अलग विषय है, पर किताब इस पर ध्यान खींचती है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा है जल्दी निवेश शुरू करने की ताकत। मतलब जितनी जल्दी आप इनकम देने वाली संपत्ति बनाना शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि वृद्धि का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये तो हमेशा कहा जाता है। आइंस्टाइन ने भी कहा था शायद, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है।
बिल्कुल। छोटी शुरुआत भी अगर लंबे समय तक चलती रहे तो वो बहुत बड़ी बन सकती है। देर करने का मतलब है इस फायदे का बड़ा हिस्सा खो देना। लेकिन ये सब करने के लिए सिर्फ जानकारी काफी नहीं है ना? डर भी तो लगता है, पैसा डूबने का डर, नौकरी जाने का डर। हाँ, और कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि वित्तीय ज्ञान जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है भावनात्मक अनुशासन और सही मानसिकता, डर पर काबू पाना। मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना। हाँ, डर की वजह से हाथ पांव फुलाकर बैठ जाना या सिर्फ सुरक्षित रास्ते पर ही चलते रहना, वो आपको कभी रैट रेस से बाहर नहीं निकलने देगा। तो डर को समझना और उसे मैनेज करना सीखना बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई किताब की कुछ मुख्य बातें। किताब इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्या खास है इसमें? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। ये जटिल वित्तीय कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल भाषा में कहानी के रूप में समझाती है। रिच डैड और पुअर डैड का कॉन्ट्रास्ट लोगों को तुरंत कनेक्ट करता है। हाँ, वो कहानी वाला अंदाज शायद इसे ज्यादा दिलचस्प बनाता है और ये पाठक को एक तरह से एम्पावर करती है, सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये लोगों को जगाती है कि देखो, पैसे को लेकर एक अलग नजरिया भी हो सकता है। ये एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन इसकी आलोचनाएं भी तो होती हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसे आंख बंद करके मान लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आलोचनाएं भी काफी हैं। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इसमें ठोस कैसे करे वाले स्टेप्स नहीं है। ये क्या करना है बताती है, एसेट बनाओ, पैसिव इनकम कमाओ, पर ये कैसे करें इसकी डिटेल्ड गाइड नहीं देती। अच्छा, मतलब थोड़ी अस्पष्ट है एक्शन प्लान के मामले में। हाँ, थोड़ी। कुछ लोग इसे अति सरलीकरण भी मानते हैं। असल दुनिया में निवेश करना, बिजनेस चलाना ज्यादा जटिल है, उसमें जोखिम है, जिनके बारे में किताब ज्यादा बात नहीं करती। और वो रिच डैड के असली होने पर भी सवाल उठते हैं ना? हाँ, ये हमेशा से एक सवाल रहा है कि रिच डैड सच में थे या कियोसाकी ने उन्हें एक साहित्यिक युक्ति की तरह इस्तेमाल किया अपनी बात समझाने के लिए। कियोसाकी ने बाद में कहा कि वो थे, पर पूरी तरह से उनकी पहचान जाहिर नहीं की। और एक और आलोचना ये है कि ये किताब पूरी तरह से पैसा बनाने और संपत्ति जमा करने पर केंद्रित है। इसमें काम से मिलने वाली संतुष्टि, पैशन या समाज सेवा जैसे गैर वित्तीय पहलुओं की थोड़ी अनदेखी की गई है। तो इसे एक तरह से फाइनल गाइड बुक न मानकर एक मोटिवेशनल किताब या माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब मानना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से यही सही नजरिया है। ये आपको सोचने का एक नया फ्रेमवर्क देती है, खासकर अगर आप पारंपरिक पढ़ाई करो, नौकरी करो वाली सोच से अलग हटना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड पैसे, संपत्ति और अमीर बनने की सोच पर एक बिल्कुल अलग पारंपरिक सोच को चुनौती देने वाला नजरिया पेश करती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है जो पर्सनल फाइनेंस को समझना शुरू कर रहे हैं, खासकर युवा लोगों के लिए, या उनके लिए जो 9 से 5 वाली नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसा हमने कहा, फोकस तकनीक से ज्यादा सोच बदलने पर है। बिल्कुल। और शायद अंत में एक विचार ये भी है कि किताब संपत्ति बनाने पर बहुत जोर देती है, और वो जरूरी भी है आर्थिक सुरक्षा के लिए। पर पाठक ये सोच सकते हैं कि इस लक्ष्य को जीवन के दूसरे जरूरी पहलुओं जैसे खुशी, रिश्ते, सेहत, समाज में योगदान, इनके साथ कैसे संतुलित किया जाए। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। जब हम ऐसे आर्थिक नजरियों को पढ़ते हैं तो ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि सिर्फ बैंक बैलेंस या एसेट्स के अलावा असल मायने में समृद्धि या वेल्थ का मतलब क्या है हर किसी के लिए। ये व्यक्तिगत परिभाषा होगी।